In this video, we will cover three more topics related to electricity. These are electric circuit, circuit diagram, Ohm's law, factor on which the resistance of conductor depends. So let's start with electric circuit. It is a continuous conducting path which consists via electric components, switch, cell, along which electric current can flow. मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ है जिसमें हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वायर, स्विच लगा रखे हैं और उसके थ्रू करंट जो है फ्लो होता है। तो आपके सामने तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक बल्ब, एक सेल, एक स्विच। हमने क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया कॉपर वायर से, तो ये क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार हो गया। अब देखिए करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, उसकी तरफ फ्लो करेगा बाहर से, विद इन द बैटरी नहीं, बैटरी के आउटसाइड से, एक्सटर्नल सर्किट से। अब ये जो वायर आपको दिख रहे हैं, ये इनको कनेक्टिंग वायर बोलते हैं, कॉपर के बने होते हैं ये। ओके, चलिए देखिए, हमारा पॉजिटिव से बल्ब की तरफ जा रहा है पहले करंट, फिर बल्ब से आपका स्विच की तरफ और स्विच से सेल में। इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा। अब देखिए, ये जो सर्किट हमने देखा था, इसको अगर नॉर्मली आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो ये बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ये तो सिंपल सर्किट था, अगर बड़ा सर्किट होगा तो कैसे करोगे आप, तो हम सिंबल का यूज़ करके सर्किट का लेआउट करते हैं या बनाते हैं। ओके, अब सिंबल्स जो है अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं, तो जो जो सिंबल्स होते हैं उनको हम समझते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला सिंबल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रिक सेल का है। इलेक्ट्रिक सेल जो है उसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक बड़ी लाइन बनाते हैं, एक छोटी लाइन, और इस तरीके से एक वायर से कनेक्शन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये शो करती हैं दोनों लाइन। जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है, छोटी लाइन जो आपको दिख रही है ये नेगेटिव टर्मिनल शो करती है। उसके बाद देखिए, सेकंड टॉपिक है आपका, वो है बैटरी, यानी कि होता क्या है बैटरी, उसको समझते हैं। तो देखिए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत सारे सेल्स को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर देती हूँ तो मुझे जो मिलती है चीज़ हम बोलते हैं बैटरी। यानी कि जो सेल मैंने अभी बनाया, ऐसे ही कई सारे सेल में बना दूँ तो ये मुझे क्या मिल गया, बैटरी का सिंबल। तो इसमें भी जो बड़ी लाइन होगी पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल शो करती है। अब देखिए, जब भी हम सर्किट की बात करते हैं तो स्विच तो होता ही है इम्पॉर्टेंट, नहीं तो लाइट जलती रहेगी या बंद ही रहेगी। तो जो स्विच है हमारा, दो तरीके स्विच हम यूज़ करते हैं, उसके सिंबल्स। एक तो होता है जब स्विच हमारा क्या है, ऑफ है, उस केस में क्या करते हैं, हम ब्रैकेट्स बनाते हैं और ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं बनाते, तो हम बोलेंगे स्विच जो है अभी ऑफ है, सर्किट हमारा ओपन है। और अगर मैं इस स्विच के अंदर डॉट बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, स्विच हमारा ऑन हो गया है, यानी कि सर्किट अब हमारा क्लोज हो गया है, यानी कि करंट अब फ्लो करेगा। तो ये आपका दोनों केसेस थे स्विच के। अब देखो, लाइन से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट वायर को, और अगर मान लो दो वायर है उन्हें ज्वाइंट करना है तो हम क्या करेंगे, डॉट से इस तरीके से दूसरा वायर ज्वाइंट कर देंगे। अब मान लो हमेशा वायर को ज्वाइन करने की तो जरूरत नहीं होती, कभी कभी ऐसा भी होता है वायर एक के ऊपर से एक चला जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस तरीके से सी बना देते हैं जहाँ से हमें वायर दिखाना है कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अब देखिए और सिंबल, बल्ब का सिंबल है ये आपका 7th नंबर पे। इस तरीके से हम सिंबल बनाते हैं, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है ये। एक और सिंबल होता है इस तरीके से भी, अगर आपको बना हुआ दिखाई दे कुछ, तो वो भी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। अब देखिए, रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम। रेजिस्टेंस को हम कैसे शो करते हैं, इस तरीके से जिगजैग लाइन बनाते हैं और एक टर्मिनल इसका हो जाएगा कुछ, इसके टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, सर्किट में आप लगा दोगे जब, तब हो जाता है अपने आप ही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो है हमारा फिक्स रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है जहाँ बार बार हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलनी पड़ेगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। और ये जो है आपका वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, जिसमें हमने नॉर्मल रेजिस्टेंस में से क्या किया, एक एरो बना दिया। अब देखो, इसका एक और तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऊपर से एक एरो ऐसे बना दो, तो भी ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही हम रियोस्टेट बोलते हैं। और क्या सिंबल है, देखिए एम मीटर का सिंबल क्या होता है, ए बनाकर सर्कल बना दीजिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल शो कर दीजिए, एक नेगेटिव टर्मिनल, तो ये है एम मीटर का। और वोल्ट मीटर का क्या है, ये सर्कल के अंदर वी बना दीजिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल शो कर दीजिए, एक नेगेटिव। ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है,
गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, एक सर्कल बनाएंगे हम, एक टर्मिनल आप इसका पॉजिटिव शो कर दो, एक नेगेटिव शो कर दो। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये सिंबल्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन सिंबल्स की हेल्प से हम लोग सर्किट बनाने वाले हैं। देखिए ये रहा सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में क्या क्या है देखते हैं। ये है सेल, इसको हमने इसका पॉजिटिव टर्मिनल एक की से कनेक्ट किया है, स्विच से कह सकते हो आप। उसके बाद हमने इसको कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस से। ठीक है, रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा अब, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव। रेजिस्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल हमने एम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। एम मीटर का नेगेटिव टर्मिनल को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। ये एम मीटर देखिए यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है एम मीटर का, तो ये क्या है सीरीज में कनेक्टेड है किसके, रेजिस्टेंस के। इसी रजिस्टर के हमने क्या है पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर का देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यही हमारा रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यही वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये हमारा क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। याद रखिएगा वोल्ट मीटर का पॉजिटिव बैटरी के बैटरी से ही कनेक्ट होगा। ऐसे ही वोल्ट मीटर का नेगेटिव देखिए बैटरी के नेगेटिव से ही कनेक्टेड है। ऐसे ही देखिए एम मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है बैटरी के पॉजिटिव से, और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से। इसको टर्मिनल्स को चेंज नहीं करिएगा। जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। समझते हैं हुआ क्या यहाँ पर। देखिए ओम्स ने ये लॉ दिया था, उसने ये कहा कि कोई कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसके। कब, जब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा। बेसिकली फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट कर देते हैं हम। तो अगर फिजिकल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ गिवन मेटेलिक वायर जो है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो लगा इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है आपका करंट। अब देखिए ओम्स लॉ को थोड़ा और समझते हैं, पीछे चलते हैं। हम लोगों ने सर्किट डायग्राम जो पढ़ा है इसमें देखिए जो ओम ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये जो रजिस्टर लगाया है इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया, वोल्ट मीटर लगाया था, उससे वोल्टेज का मेजर किया। ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर एम मीटर लगाया है, इससे उसका करंट मेजर किया। तो उसने कई सारी रीडिंग्स ली वोल्ट मीटर से वोल्टेज की अक्रॉस द रजिस्टर। ऐसी कई सारी रीडिंग ली सेम इसी के ऊपर साइमल्टेनियसली, किसकी ली, करंट की। तो उसने ये पाया कि V प्रोपोर्शनल I आ रहा था, मतलब करंट तब बढ़ रहा था जब वोल्टेज भी बढ़ रही थी, और जब वोल्टेज को कम कर देते थे करंट भी कम हो जाता था। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ में V जो है y एक्सिस पर लेते हैं हम, और I जो है x एक्सिस पर। तो जो ग्राफ मिला वो स्ट्रेट लाइन मिला, और ये जो स्ट्रेट लाइन है आपको दिख रही है इससे हमें किसकी वैल्यू पता चलती है, R की, यानी कि रेजिस्टेंस की, यानी कि स्लोप ऑफ दिस लाइन गिव्स यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी कि वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की जिसके थ्रू वो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको हमने नाम दे दिया रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रीक लेटर से, इसको बोलते हैं ओमेगा का सिंबल होता है, पर इसको रीड हम ओम ही करेंगे। अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन I, है ना। ये I जो है यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन I हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि अगर I बढ़ेगा तो R कम होगा, और I कम होगा तो R बढ़ेगा। मतलब उल्टा कह सकती हूँ इसको मैं, यानी कि अगर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का ज़्यादा होगा तो उसमें करंट कम फ्लो होगा, और अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा उसका तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, अब 1 ओम की डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। देखिए अभी फॉर्मूला पढ़ा, R इज इक्वल टू क्या था, V
अपॉन आई। अब आर हमने पढ़ा वो क्या होता है ओम, वी क्या है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट, आई की यूनिट क्या होती है एम्पियर। तो यानी कि 1 ओम इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, उसके अक्रॉस 1 वोल्टेज का पोटेंशियल लगा हुआ है और उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का कर रहा है, तो हम बोलेंगे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम का होगा। ठीक है, इफ द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इज अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, देन इट्स रेजिस्टेंस इज ऑफ 1 ओम। बाकी करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, मैंने अभी बताया आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके करंट के। करंट कब ज़्यादा होगा जब रेजिस्टेंस कम होगा, और करंट कम कब होगा जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। चलिए कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो 4 फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला है आपका कंडक्टर का लेंथ, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है नेचर किस ऑफ मटेरियल, कंडक्टर किसका बना हुआ है, और जो फोर्थ है वो है टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है। चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं। तो पहला हम बात करेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर की। देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्या रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसका मतलब देखो, मान लो मेरे पास एक वायर है ए बी और एक वायर है सी डी। आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा तो आंसर क्या होगा सी डी का, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस कम किसका होगा तो किसका होगा ए बी का, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ कम है। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस, वो क्या था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है कि वो वायर मोटा है पतला है, यानी कि थिकनेस ऑफ वायर की बात हो रही है। तो एक वायर तो ये रहा मेरे पास और एक ये रहा मोटा सा। ठीक है, तो ये वायर 1 हो गया, ये वायर 2 हो गया। अब आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आंसर होगा 1 का। ठीक है, क्यों होगा और कम होगा पहले ये समझ लेते हैं। कम किसका होगा 2 का होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा 1 का, और कम किसका होगा 2 का। क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एरिया बढ़ने का मतलब ये मोटा हो गया वायर, थिकनेस ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम हो जाएगा, और एरिया कम होने का मतलब वायर पतला है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। चलिए नेचर ऑफ मटेरियल पे आ जाते हैं, तो वो तो आपको पता ही है, मैं प्लास्टिक का वायर लूँगी उसकी कंडक्टिविटी कुछ नहीं होती, 0 होती है, यानी कि रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा, है ना। ऐसे आप समझ सकते हैं, मैंने तो ऐसे प्लास्टिक के वायर का एग्जांपल ले लिया। आप कई सारे मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं हमारे आस में, है ना। तो अलग अलग मेटल्स के अगर मैं कंडक्टर बनाती हूँ तो उनका सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर वायर का, कॉपर वायर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। ऐसे निक्रोम है, उसकी जो है कंडक्टिविटी इतनी नहीं होती, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगा, या उल्टा बोलूँ उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, अगर मैं कॉपर वायर और निक्रोम वायर ले रही हूँ सेम लेंथ और सेम ही थिकनेस का, तब ये मैं बता रही हूँ आपको, है ना। चलिए नॉर्मली अब लास्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटल के केस में, यानी कि मेटल के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और ठीक है टेम्परेचर बढ़ा मेटल के केस में तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ उसको समझते हैं। तो देखिए टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो हमारे कंडक्टर के अंदर करंट का काम करता है वो कौन करता है, इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो ये काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है इनको, काइनेटिक एनर्जी की वजह से इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर भागेंगे तो टकराएंगे, टकराएंगे तो करंट कैसे जाने देंगे, एक दूसरे भाई ये एक साथ जाएं एक ही जगह पर जाएं तब करंट प्रोड्यूस होता है ना। ये आप लोगों को बताया था मैंने करंट के बारे में। लेकिन जब इनको टेम्परेचर बढ़ा दिया एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एंड थर्मल एनर्जी मिली, थर्मल एनर्जी से इनको क्या मिलती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से इधर उधर भागेंगे और एक ही बात पर नहीं जा पाते, उसकी वजह से क्या होता है इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, चलिए रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो समझ में आ जाएगा अभी आपको। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ठीक है, और ये न्यूमेरिकली अगर मैं बात करूँ किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के ही बराबर होती है। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि 1 मीटर की लेंथ का कंडक्टर होना चाहिए, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए।
ठीक है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब रेजिस्टेंस जैसी ही है, बस कंडीशन फिक्स है क्या कि लेंथ जो है उस कंडक्टर की 1 मीटर का होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो जितना इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उतनी ही उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होगी। अभी देखिए आप लोगों ने ये अभी हमने पढ़ा था दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल होता है, यानी कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली यहाँ पर। इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या इक्वेशन मिली कंबाइन, दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है हटाया और इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपको दिख रहा है, इसको अगर हम रीड करने की बात करूँ तो इसे रो बोलते हैं, RH और रो, ठीक है। लेकिन यहाँ बेसिकली ये है क्या, सिंबल तो रो है, सिंबल को रो बुलाते हैं, जैसे इसको अल्फा बुलाते हैं ना, ऐसे ही सिंबल को भी रो बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है क्या बेसिकली यहाँ पर रजिस्टिविटी, यानी कि ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो लाइन हमने बोली थी उसको समझते हैं। क्या R इज इक्वल टू रो है, कब होगा, जब L जो है 1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है। तो ये जो है R इक्वल टू रो हो जाएगा आपका, या रजिस्टिविटी, ठीक है। और रजिस्टिविटी यानी कि हमारी किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए रजिस्टिविटी की यूनिट की बात करते हैं। तो रजिस्टिविटी फॉर्मूला क्या है हमारा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन है, इससे रो क्या हो जाएगा, RA अपॉन L। अब इसकी यूनिट देखते हैं, R की क्या होती है ओम, एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर और लेंथ यानी कि मीटर, इसको काटा तो यहाँ मीटर रह गया, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। अब किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, तो ये सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर। रजिस्टर 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं वायर लेकर आती हूँ, ठीक है, एक वायर लेकर आई मैं, AB वायर, ठीक है, इसको मैंने बीच में से काट दिया तो इसकी लेंथ छोटी हो गई। तो अगर मैं बोलूँ इसका रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसका रेजिस्टेंस लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बीच में से काटा लगभग, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसकी रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क आएगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और नेचर पर। लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, एरिया पर डिपेंड नहीं करती। लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर पर तो रेजिस्टेंस करते हैं, समझ में आए। तो रेजिस्टिविटी जो है आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और मटीरियल कैसा है उस पर। चलिए रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं। तो क्या क्या है, रेजिस्टिविटी अलॉय की ज़्यादातर ग्रेटर होती है कंपेयर टू द प्योर मेटल। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, हमारे पास हमने निक्रोम लिया, निक्रोम क्या है, एक अलॉय है, इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है 100 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर, जबकि निक्रोम जिन प्योर मेटल से बनता है, निकल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज, इनकी बात करूँ मैं तो इनकी रेजिस्टिविटी जो है 6 × 10⁻⁸ ओम मीटर से 2 × 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है। तो आप देखेंगे ये कहीं भी दूर दूर तक इसके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हम, है ना। तो यानी कि इससे क्या पता चला कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जो है वो ज़्यादातर क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू जिन मेटल से बनकर वो बना होता है। और बात क्या है कि सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि पुअर, सबसे जो है ख़राब जो कहूँगी मैं रेजिस्टिविटी सिल्वर मेटल की होती है। फिर कॉपर और एल्यूमिनियम वायर की बात करें तो उनकी भी रेजिस्टिविटी ख़राब होती है, अच्छी नहीं होती, कम होती है। और बिकॉज ऑफ दिस हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर को यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। घरों में लाइट जो आती है इधर उधर, या घरों में जो सर्किट है हमारे, उनमें जो वायर यूज़ होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के ही यूज़ होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। और क्या है, अलॉयज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे निक्रोम हुआ ना यहाँ पर हमने यूज़ किया, उसको हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाते हैं। अलॉयज़ क्यों यूज़ किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट जो है आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में समझ आएंगे इसके बारे में। वहाँ पर हमें क्योंकि हीट ज़्यादा चाहिए, हीट ज़्यादा कब होगी, जब रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उनको हम हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि अलॉय की जो है रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए एलॉय को हम यूज़ करते हैं एज अ हीटिंग एलिमेंट। और दूसरा कारण क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी तो हाई होती ही है, साथ ही साथ एलॉय ऑक्साइड नहीं होते जल्दी से, तो इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं किसके लिए, हीटिंग एलिमेंट के लिए। आई होप आपको ये पूरे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम। थैंक यू।